बहुत से लोग रासायनिक खाद जैसे डीएपी है या एसएसपी है, यूरिया है या एमओपी है, इसको गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालते हैं। ऐसा करना सही नहीं है और इससे पोषक तत्व पौधों को पूरे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन किसानों के मन में एक ये भ्रम है या वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अगर रासायनिक खादों को इस प्रकार की जैविक खाद जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट में हम मिला के देंगे तो पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ऐसा करना गलत है। इससे पोषक तत्वों का नुकसान होता है और पौधों को उनकी उपलब्धता कम हो जाती है और हमें फायदे के बजाय नुकसान होता है। यह पूरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसके पीछे की जब आप साइंस समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें दोनों चीजें अलग अलग देनी चाहिए। गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, उसको अलग देना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों को अलग देना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, इसको आप बहुत ध्यान से सुने और इसकी साइंस समझने की कोशिश करें। जो भी रासायनिक खाद है जैसे यूरिया है या डीएपी है, एमओपी है, एनपीके खाद है, ये लगभग लगभग पूरी पानी में घुल जाती हैं और एसएसपी थोड़ा समय लेती है घुलने में क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है। लेकिन फास्फोरस वाला भाग जल्दी घुल जाता है, लेकिन उसमें चूंकि जिप्सम की मात्रा रहती है, कैल्शियम सल्फेट के रूप में रहता है, तो धीरे धीरे घुलता है। लेकिन एसएसपी का जो मुख्य भाग है, जो फास्फोरस जिससे हमें मिलता है, वो भाग जल्दी घुल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की दृष्टि से एसएसपी की घुलनशीलता अच्छी है और वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन हम पोषण की दृष्टि से देखें तो इसकी घुलनशीलता ठीक है। तो जो रासायनिक खाद है वो पानी में घुल जाती हैं और उसमें यूरिया तो सबसे तेजी से घुलती है। और किसी भी उर्वरक का पानी में घुलना जरूरी है और तभी जड़ें इस घुलनशील उर्वरकों को लेती हैं। अगर उर्वरक घुलनशील नहीं होगा तो जड़ें इसको नहीं ले पाएंगी। अब एमओपी को हम पानी में डालते हैं, घुल जाती है, पौधे को पोटेशियम मिल जाता है। डीएपी को हम पानी में घोलते हैं, डालते हैं, घुल जाती है, पौधों की जड़ों को मिल जाते हैं। यूरिया पानी में डालते हैं, घुल जाती है, पौधों को मिल जाती है। तो फिर जब ये खादें रासायनिक जो हमारे उर्वरक हैं पानी में घुल जाते हैं मिट्टी में डालने के बाद और जड़ें इनको ले रही हैं और इनका रिस्पांस भी आ रहा है, इसके रिजल्ट्स भी हमको मिल रहे हैं, तो फिर इन खादों को हम गोबर की खाद में क्यों मिला रहे हैं? तो ऐसा करना उचित नहीं है। चूंकि पानी में घुल रही है तो आप इसको अलग से डालिए। गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट है, आप उसको बुआई से 10 से 15 दिन के पहले डाल दीजिए, जबकि रासायनिक खाद हम बुआई के समय डालते हैं और खड़ी फसल में हम यूरिया को डालते हैं। तो ये अलग अलग समय है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक खादें जब पहले से ही पानी में घुल जाती हैं तो इनकी उपलब्धता में कोई समस्या, घुलनशीलता की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है या क्या इसकी केमिस्ट्री होती है। कुल मिला के इसमें नुकसान होता है। देखिए, गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, कोई भी जैविक खाद है, उसमें कार्बन है, बहुत सारे रासायनिक संगठन है उसमें। फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, कार्बोक्सिलिक है, बहुत पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीयूरेनाइड्स हैं, पॉलीक्विनोन्स हैं, मतलब ह्यूमिक कंपाउंड, नॉन ह्यूमिक कंपाउंड, बहुत तरह के कंपाउंड उसमें होते हैं। तो जब हम इन खादों को, और जो रासायनिक खाद है, चाहे हमारी यूरिया है, चाहे हमारी डीएपी है, इसके साथ मिलाते हैं तो रासायनिक खाद है जो गोबर की खाद के अंदर, जो अभी मैंने नाम बताए इतने सारे, इनके साथ रिएक्शंस करने लगती हैं और रिएक्शंस करने के साथ कुछ गैसें बनती हैं जो हवा में चली जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रासायनिक उर्वरकों को इन गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ मिलाएंगे तो सड़ने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद आपको बहुत तीक्ष्ण, बहुत तीखी महक आने लगेगी और ये महक उन गैसों की होती है। ये महक अमोनिया गैस की होती है जो बन के उड़ने लगती है और नाइट्रोजन का नुकसान होता है। जितनी तेज महक आ रही है इसका मतलब अमोनिया उतनी तेजी से बन रही है और नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है। अब देखिए, नाइट्रोजन का नुकसान कैसे होता है। जैसे हमने खाद डाली, यूरिया की डाली या एनपीके डाला, अब वो अमोनियम नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलते रहते हैं। तो इसके अंदर देखिए, लिग्निन जो होता है, जो जैविक खाद है, उसके अंदर निश्चित रूप से लिग्निन होगा और लिग्निन के साथ ये नाइट्रोजन रिएक्शन करने लगती है, HNO2 फॉर्म में रिएक्शन करती है। फिनॉल्स होते हैं, उसके साथ जो है ये HNO2 फॉर्म में रिएक्शन करती है और ये रिएक्शन होकर के नाइट्रोजन गैस बनती है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है जो कि हवा में चली जाती है। अब ये तो मैंने 2 उदाहरण आपको बताए हैं। इसी तरह से एमाइड्स होते हैं। एमाइड्स
जो है NH2 फॉर्म में होते हैं और ये नाइट्रोजन HNO3 फॉर्म में होगी, HNO2 फॉर्म में होगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगी, इसके साथ नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और ये हवा में चली जाएगी। तो जो नाइट्रोजन का देखिए हमारा नुकसान होने लगा। इसी तरह से बहुत इसमें हम करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे तो अमोनिया गैस बनने लगेगी रेजिड्यू के साथ, बहुत तेज अमोनिया बनेगी, अमोनिया में उसका नुकसान होने लगेगा, अमोनिया की बड़ी तेज गंध आती है। तो नाइट्रोजन का देखिए नुकसान हो रहा है। तो जो हमारी रासायनिक उर्वरकों से जारी थी उसका तो नुकसान हुआ, इसके साथ जो इसके कंपाउंड से इनकी भी नाइट्रोजन का नुकसान होने लगा। तो हमको फायदे की जगह नुकसान हुआ, तो ये आपको नहीं करना है। इसी तरह से जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस पौधे किस रूप में लेते हैं? H2PO4 फॉर्म में लेते हैं, सिंगल माइनस लगा होता है, या HPO4 डबल माइनस होता है, इस फॉर्म में लेते हैं। ये थोड़ी सी आप केमिस्ट्री समझिए, ये फास्फेट आयन है एक्चुअली में, ये इस रूप में लेता है फास्फेट आयन में फास्फोरस। और जो हमने रासायनिक उर्वरकों में जो डाला है, चाहे DAP डाइअमोनियम फास्फेट डाला है, चाहे हमने NPK मिक्सचर से डाला है, वो पानी में घुल जाते हैं, पौधों को मिलते हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। समस्या क्या है कि ये मिट्टी के साथ या मिट्टी के कणों के साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल हो जाते हैं, लोहे के साथ मिलके आयरन फास्फेट बना लेते हैं, फिर फास्फेट बनाते हैं, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, फिर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं, ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ये दूसरी समस्या है। लेकिन अब आपने इन फास्फेट को क्या किया, इसी गोबर की खाद है, इसमें फिर से वही लिग्निन है, फिनॉल्स है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारे पॉलीयूरेनाइड्स हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, जो पॉजिटिव चार्ज। अब इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ ये फास्फेट रिएक्शन कर जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं निगेटिव के साथ, तो ये फिर पानी में नहीं घुल पाते और फास्फोरेट की उपलब्धता भी घट जाती है। इसी तरह से पोटेशियम का भी कई तरह से कंपाउंड्स बना लेते हैं, बहुत तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं और उपलब्धता घट जाती है। तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप जब दो चीजों को आपस में मिलाएंगे निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे, क्योंकि जो गोबर की खाद है उसमें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल ही अलग है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको गिनना पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ह्यूमस के फॉर्म में रहते हैं, नॉन ह्यूमिक के फॉर्म में रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, शॉर्ट चेन होते हैं। अब देखिए जब दो तीन चीजें आप मिला रहे हैं आपस में, तो वो तो रिएक्शन करेंगी, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, जैसे गोबर मिलाएंगे घुलेंगे, और गोबर की खाद है या जो कंपोस्ट है उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके मैंने जैसे बताया गैसेस बन जाएंगी या कुछ इस तरह के इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बन जाएंगे और उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ये जो खाद है इतनी आप मिलाते हैं हाई कंसंट्रेशन में, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके ऊपर, जो गोबर की खाद में जो सूक्ष्म जीव है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं कि उनका हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। तो वो जो गोबर की खाद के अंदर जो सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी थी वो अचानक से कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी रासायनिक खाद सूक्ष्म जीवों के लिए खतरनाक है। जब हम खाद को 1 हेक्टर में डालते हैं, 1 हेक्टर खेत तो बहुत बड़ा होता है, तो उसका प्रभाव नहीं आ पाता है सूक्ष्म जीवों के ऊपर। लेकिन जब आप गोबर की खाद में डाल रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, तो गोबर की खाद पर इसका असर आने लगता है। तो ये हमने देखा कि केमिस्ट्री से हमने ये देखा, साइंस से हमने ये जाना कि जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बन जा रहे हैं जो पौधों की जड़ों को नहीं मिल रहा है, गैस बन के उड़ जा रहे हैं, खासतौर से नाइट्रोजन कमी हो जा रही है। और बिल्कुल ये तो आप अमोनिया की गंध पहचान सकते हैं, जो पशुओं की यूरिन मूत्र से आती है, मलमूत्र से जो आती है वो अमोनिया की होती है। तो जब आप खाद में मिलाएंगे इस तरह के नाइट्रोजन कंपाउंड, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसी तरह की महक आने लगेगी, ये अमोनिया की ही महक होती है। तो आप जब भी खादों को ना मिलाएं, इनको अलग अलग प्रयोग करना है, जब भी प्रयोग करना है अलग अलग करना है। जो हमारी जैविक खाद है, गोबरी खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको बुआई से अच्छी सड़ी हुई खाद है तो आप 1 हफ्ते पहले मिला दीजिए, 10-15 दिन पहले मिला दीजिए। और रासायनिक उर्वरकों को उसी के अनुसार मिलाना है जब उसकी जरूरत है। फास्फोरस पोटेशियम की खाद को हमें पूरा बुआई के समय देना है, नाइट्रोजन को हमें थोड़ा टुकड़ों में देना है, थोड़ा बुआई के समय देना है और थोड़ा 3-4 बार भागों में खड़ी फसल में देना है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि कभी भी आप गोबर की खाद है या जैविक खाद है उसके साथ रासायनिक उर्वरकों को मिला के ना दें। आजकल कुछ ऐसी प्रैक्टिस चल रही है कि मिला के देने से इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, अच्छा पोषण होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रासायनिक खाद बिल्कुल पानी में घुलनशील है जो मिल रही है, विलयशील है, उसमें लिखा भी रहता है घुलनशीलता है, घुलनशील है, विलय है, तो कोई समस्या ही नहीं है। जब विलयशील है, घुलनशील होती है तो कोई समस्या नहीं होती। और गोबर की खाद पहले से सड़ी हुई है तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप समस्या आ जाएगी अगर हम दोनों को मिला देंगे। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हैं वो पहुंचे, ताकि किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस चैनल की प्लेलिस्ट है कृषि किसान, आप उसको देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।